हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद के सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का 4th चैप्टर पढ़ रहे थे, मोशन एलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, रिज रेखीय पथ पर गति। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने इसके न्यूमेरिकल पढ़े थे। न्यूमेरिकल का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, आज हम लोग न्यूमेरिकल का पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक कार एक सीधी समतल सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अर्जित कर लेती है। कह रहा है कार द्वारा इस समय अंतराल में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक कार एक समतल सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से विराम से चलते हुए, अर्थात जो हमारी कार है वो किस अवस्था से चल रही, विरामावस्था से। और विरामावस्था से हमारा तात्पर्य क्या है कि इसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 0 है। ठीक, तो कार का जो प्रारंभिक वेग दिया गया है भाई, कार का प्रारंभिक वेग को हम किससे दर्शाते हैं? आपको हमने बताया था कि जो प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग को हम किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। यू बराबर कितना दिया गया है? 0। कह रहा है 25 सेकंड में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को अर्जित कर लेती है। समय 25 समय दिया गया है, समय को हम टी से दर्शाते हैं। टी बराबर 25 सेकंड। 25 सेकंड बाद जो कार का वेग है, 25 सेकंड बाद कार का वेग कितना वेग अर्जित कर लेती है? कह रहा है 25 सेकंड बाद कार जो है 180 किलोमीटर, अर्थात ये समय था। 25 सेकंड बाद जो वेग आएगा उसको हम कौन सा वेग कहते हैं? अंतिम वेग। और इसको हम किससे दर्शाते हैं? v से दर्शाते हैं। और कितना प्राप्त कर लेती है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग अर्जित कर लेती है। कह रहा है कार द्वारा तय किया गया विस्थापन ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? कार द्वारा तय किया गया विस्थापन। कार द्वारा तय किया गया विस्थापन S हमें निकालना है भाई। ठीक है, हमें S निकालना है। और कार जो है कैसे चल रही? एक समान त्वरण से चल रही है। यहाँ से दो चीज़ें हमको देखो ध्यान देना है। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो कार का वेग है, अंतिम वेग v, वो कितना है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कार का जो अंतिम वेग है v कितना है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 180 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो क्या करते हैं भाई? आपको पता है 180 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से हम गुणा कर देते हैं। ठीक, 5/18 से गुणा करने के पश्चात ये प्रक्रिया जो बदल जाएगी, ये मात्रक हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। देखिए 5/18 हम क्यों लेते हैं भाई? जैसे लिखा है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान देना भाई। 5/18 से हम क्यों गुणा करते हैं? कम से कम ये हमें पता तो होना चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और 1 घंटे में हमारे होते हैं 3600 सेकंड। कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो ये 2 जीरो से जीरो कट गया, 2 पंची 10, 18 दूना 36, तब 5/18 हमारा आता है। ठीक है, इसको गुणा किया, 18 कम 18, 18 धामा 180, 10 बचे 50। जो कार का अंतिम वेग आएगा वो कितना आएगा? 50 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब हमें कह रहा है कण द्वारा तय किया गया विस्थापन निकालिए। लेकिन विस्थापन निकालने से पहले हमें यहाँ पर कण का त्वरण, अर्थात कण है या कार है, कार का हमारा त्वरण नहीं दिया है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे? कार का त्वरण निकालेंगे। और कार का त्वरण क्या होगा भाई? त्वरण बराबर आपको हमने पढ़ाया है, कार का त्वरण चाहे आप गति के प्रथम समीकरण से भी निकाल सकते हो या आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कार का त्वरण ए बराबर क्या होता है भाई? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे होता है हमारा समय अंतराल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो हमारा अंतिम वेग दिया है, कौन सा वेग? अंतिम वेग। अंतिम वेग दिया है 50 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना दिया है? 0। और समय कितना दिया है? 25। तो ए बराबर 50/25, 25 एकम 25, 25 दूना 50। ए बराबर कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वस्तु द्वारा
वस्तु का जो त्वरण आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है भाई, देखिए वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। हमारे यहाँ 3 समीकरण होते हैं गति के। प्रथम समीकरण एक होता है v बराबर u प्लस जी टी ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। हम इन तीनों समीकरणों को कब यूज करते हैं भाई? देखिए प्रत्येक समीकरण में हमारी 4 राशियां दी गई हैं, एक अंतिम वेग, एक प्रारंभिक वेग, एक समय और एक त्वरण। तो पहले समीकरण में इन 4 राशियों में से v बराबर u प्लस ए टी, अर्थात अंतिम वेग दिया हो, प्रारंभिक वेग दिया हो, त्वरण दिया हो और समय दिया हो, तो इन चारों में से अगर कोई हमारी 3 राशियां ज्ञात हैं और चौथी अज्ञात निकालनी है तो हम क्या लगाएंगे? v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको विस्थापन, प्रारंभिक वेग और त्वरण, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय दिया हो, अंतिम वेग दिया हो या ना दिया हो, तो हम कौन सा समीकरण लगाते हैं? दूसरा लगाते हैं। तृतीय समीकरण में के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती? प्रारंभिक वेग की, अंतिम वेग की, त्वरण की और विस्थापन की। ठीक, तो इतनी चीजें होती हैं। अब हमें निकालना है, कह रहा कार द्वारा तय किया गया विस्थापन निकालिए। तो कार द्वारा तय किया गया विस्थापन चाहे आप द्वितीय समीकरण से निकाल लीजिए चाहे तृतीय समीकरण से निकाल लीजिए, क्योंकि द्वितीय समीकरण के दौरान समय भी आपका दिया गया है और प्रारंभिक वेग भी दिया गया है, त्वरण भी दिया गया है, और आप तृतीय समीकरण से भी निकाल सकते हो। यहाँ से आप चाहे जो समीकरण लगा लो, तो हम लगा लें यहाँ से तृतीय समीकरण से। किससे? तृतीय समीकरण, या चलो निकाल लेते हैं हम द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से। ठीक, द्वितीय समीकरण हमारा क्या दिया है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। s बराबर u है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग बेटा कितना दिया है? 0। समय t बराबर 25 सेकंड प्लस 1/2 a का मान आया 2 और टी स्क्वायर, टी का मान कितना है भैया? टी का मान है 25, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। देखो s बराबर 25 शून्य 0, 25 2 1 2। ठीक, और यहाँ से 25 का वर्ग कितना होगा? 625। तो s बराबर कितना आ जाएगा? 625 मीटर। तो जो वस्तु होगी वो 25 सेकंड बाद कितना विस्थापन तय करेगी? 625 मीटर विस्थापन तय करेगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक मीनार की चोटी से एक गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। फेंकने के 5 सेकंड बाद वह पृथ्वी से टकराती है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई की गणना कीजिए और यह भी बताइए कि पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग क्या था। ठीक, तो एक गेंद है वो मीनार की चोटी से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। देखिए ये हमारी मीनार हो गई, मत समझ रहे हो भाई, ये हमारी क्या हुई? मीनार हो गई। यहाँ मीनार की ये चोटी हो गई। इस मीनार की चोटी से गेंद को क्या किया जाता है? 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। कह रहा है फेंकने के 5 सेकंड पश्चात, कितने सेकंड पश्चात? 5 सेकंड पश्चात ये जो गेंद है वो पृथ्वी तल से टकरा जाती है। 5 सेकंड बाद पृथ्वी तल से टकरा जाती है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए। हमें मीनार की ऊंचाई h फाइंड करनी है, तथा कह रहा है टकराते समय हमें गेंद का वेग निकालना है कि जब गेंद पृथ्वी तल से टकराएगी तो इसका वेग क्या होगा। देखिए यहाँ से ध्यान देना आपको एक बात कि जो हमारी वेग है, वेग एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेग में अगर हम चिन्ह बदल देते हैं तो उसकी दिशा क्या होती? बदल जाती है, लेकिन परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए गेंद को हम कैसे फेंक रहे हैं? u बराबर 20 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। जब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जितने वेग से फेंकते हैं गेंद उतने ही वेग से नीचे की ओर आएगी। अगर 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये 20 मीटर पर सेकंड से किधर आएगी? नीचे की ओर आएगी। ठीक, बस इसमें कौन सा हम चिन्ह लगा दे? माइनस। ऊपर की तरफ जा रही थी, हमने इसको किधर दिखाया है? नीचे की ओर। तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? -20 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आई भाई? क्यों हमने -20 लिया?
क्योंकि जितने वेग से ये ऊपर की तरफ जाएगी तो हम किधर के लिए निकाल रहे हैं, नीचे की ओर निकाल रहे हैं। तो कोई वस्तु जितनी तेज ऊपर जाती है उतनी ही तेज नीचे आती है, उतने ही वेग से। तो वेग एक हमारी सदिश राशि है। अगर उसमें हम चिन्ह बदल देते हैं तो चिन्ह बदलने पर हमारी दिशा परिवर्तित हो जाती है, लेकिन परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये ऊपर जा रही थी, माइनस लगा दिया, किधर आ गई, नीचे की ओर आ गई। तो यहाँ से हो गया भाई गेंद का प्रारंभिक वेग। गेंद का प्रारंभिक वेग यहाँ से निकाल ले तो गेंद का प्रारंभिक वेग जो हो गया वो u बराबर हो गया -20 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया भाई, -20 मीटर पर सेकंड। कह रहा 5 सेकंड पश्चात, 5 सेकंड पश्चात गेंद पृथ्वी तल से टकराती है। 5 सेकंड के बाद गेंद किससे टकराती है, गेंद पृथ्वी तल से टकराती है, पृथ्वी तल से टकराती है। जब 5 सेकंड बाद गेंद पृथ्वी तल से टकराती है, इसलिए समय यहाँ से हम निकाल ले भाई, समय t बराबर हमारा कितना हो गया, 5 सेकंड। तो हम निकाल ले भाई, हमें ज्ञात क्या करना है, 5 टकराते समय गेंद का वेग निकालना है। ठीक, तो वो हमारा, ये हमारा प्रारंभिक वेग हो गया। हमें कौन सा वेग निकालना है, इसका मतलब जब टकराते समय वेग निकालना है तो वो हमारा कौन सा वेग होगा, अंतिम वेग। ठीक, हमें निकालना है टकराते समय, किससे टकराते समय, पृथ्वी से। पृथ्वी से टकराते समय गेंद का वेग, ये कौन सा वेग हो जाएगा भाई, जब दो वेग दिए होते तो जो पहले दिया होता है उसको हम प्रारंभिक मान लेते हैं, और जो अंत में दिया होता है उसे क्या मान लेते हैं, अंतिम वेग मान लेते हैं। अंतिम वेग v, गेंद का वेग v कौन सा वेग हो जाएगा, ये अंतिम वेग, तथा मीनार की ऊंचाई, ये हमें फाइंड करना है, मीनार की ऊंचाई। तो बच्चा लोगों ध्यान दो भाई, यहां से h, अगर हम पहले मीनार का अंतिम वेग निकाल लें, या वो सॉरी टकराते समय हम गेंद का वेग निकाल लें, तो यहाँ से प्रारंभिक वेग दिया गया है और समय दिया गया है। क्या दिया गया, प्रारंभिक वेग और समय। ठीक, हमें क्या निकालना है इसका, तो प्रारंभिक वेग दिया है, समय दिया है, इसका हम पहले निकाल ले भाई। त्वरण तो दिया नहीं, हाँ ठीक है भाई, ऊपर नीचे जब गति होती है क्वेश्चन में गुरुत्वीय त्वरण की का मान नहीं दिया गया है, सॉरी, जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए अगर क्वेश्चन में जी का मान जितना दिया होगा आप उतना ही रखेंगे, और अगर क्वेश्चन में जी का मान नहीं दिया है तो आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रख सकते हैं और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जी का मान दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए आपको प्रारंभिक वेग दिया गया है, समय दिया गया है और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया गया है। ठीक, हमें क्या निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। तो इसके लिए हम कौन सा समीकरण लगा सकते हैं भाई, प्रथम समीकरण। ठीक, कौन सा समीकरण, प्रथम। देखिए आप अगर ये सोचिए अंतिम वेग के लिए हम तीसरा समीकरण भी लगा सकते हैं, लेकिन तीसरे समीकरण के लिए हमें h की वैल्यू पता होनी चाहिए। किसकी, h की वैल्यू, हमें h की वैल्यू ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम कौन सा समीकरण लगाएं, प्रथम समीकरण। तो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। अब देखिए भाई गति का हम प्रथम समीकरण लगा दें, क्या होता है, v बराबर u प्लस जी टी। क्या होता है भाई, v बराबर u प्लस जी टी। v कौन सा वेग है, अंतिम वेग फाइंड करना है। u प्रारंभिक वेग भाई कितना दिया है, -20 प्लस g, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 है ना, और t का मान कितना दिया गया है, t का मान है 5, यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v बराबर -20 प्लस 25, ये 9.8 गुणे 25 हो जाएगा भाई। ठीक, अंतिम वेग निकालना है ना 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ से v बराबर -20 प्लस 25 अट्ठे, 25 अट्ठे बच्चा कितना होता है, 25 अट्ठे 200 के 0 हाथ लगा 20, 25 नवैया 225 और 225 20 245। ठीक, कितने अंकों बाद दशमलव लगा दें, एक अंक बाद दशमलव लगा दें, तो ये हमारा आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया भाई, ये टी स्क्वायर कहाँ से हमने लिख दिया भाई, गड़बड़ हो गया ना। ये टी स्क्वायर नहीं होता है भाई, कितना होता है, टी होता है। टी का मान कितना है, 5,
वही हम सोच रहे थे, इतना लंबा आंसर कैसे आ गया। 55 40 के 0, ठीक है, हाथ लगा 4 और ये हो गया 5 9 45, 45 4 49, ठीक, और एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। अब 20 से 49 घटेगा तो v बराबर कितना आ जाएगा भाई, 29 मीटर प्रति सेकंड। देखें भाई आ रहा है, यस। तो इसका मतलब है जो गेंद है जब मीनार से टकराएगी, तो गेंद जब मीनार से टकराएगी तो उसका उस कंडीशन में वेग कितना होगा, 29 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो देखिए भाई, अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप चाहे दूसरा फार्मूला लगा लीजिए और चाहे तृतीय लगा लीजिए। दूसरे के अंतर्गत आपको भाई देखो प्रारंभिक वेग भी दिया गया है, समय भी दिया गया है, ठीक, और गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है, तो आप दूसरे से भी फाइंड कर सकते हो, तृतीय भी लगा सकते हो। तो द्वितीय समीकरण में आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, तो हम द्वितीय समीकरण लगा ले भाई। द्वितीय समीकरण से, ठीक, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है भाई, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से, ठीक। h हमें फाइंड करना है, h बराबर u का देखो बेटा मान कितना है, -20 दिया गया है। t त्वरण है, वो समय का मान 5 प्लस 1/2, g का मान दिया गया 9.8 और t का मान ये हो जाएगा 5 कवर कर देंगे भाई, ठीक, ये 4.9 हो जाएगा, ठीक। h बराबर 20 पंचे 100, माइनस का 100 हो गया बच्चा, और ये हो गया 4.9 गुणे 5 का वर्ग 25 हो गया। h बराबर माइनस का 100 प्लस 25 9 या 225 के 5, हाथ लगा भैया कितना 22 है ना, और 25 चौको 100 और 100 में 22 जोड़ेंगे 122, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया 122.5 प्लस माइनस माइनस h बराबर आ जाएगा 22.5 क्या मीटर। अतः मीनार की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई हमारी हो जाएगी 22.5 मीटर, और पृथ्वी तल से टकराते समय जो गेंद का वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 29 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा है 100 मीटर ऊंची एक मीनार के आधार से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक गेंद इतने वेग से फेंकी जाती है कि वह मीनार के उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में सक्षम हो। देखिए भाई, यहाँ से ये हमारी जैसे मीनार हो गई, ठीक, मान लेते हैं भाई ये हमारी मीनार हो गई, ठीक। कह रहा है ये मीनार का आधार है, यहाँ से कह रहा है एक गेंद इतने वेग से फेंकी जाती है कि वह मीनार के उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में सक्षम हो। हमने आपको बताया था कोई वस्तु जो है ऊपर की ऊर्ध्वाधर दिशा में कब तक गति करेगी, जब तक उसमें वेग होगा, और जैसे ही उसका वेग 0 हो जाएगा वो तुरंत कहाँ लौट आएगी, पृथ्वी तल पर लौट आएगी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से जब पृथ्वी तल से गेंद अर्थात मीनार के आधार से गेंद को हम कितने वेग से फेंकते हैं, u वेग से फेंकते हैं। कितने वेग से, u। जब यह गेंद मीनार के उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तो उच्चतम बिंदु पर इसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, 0। इसका अंतिम वेग कितना हो जाता है, 0। वही 0 होगा, कह रहा है इतना वेग में कि वो मीनार की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम हो। भाई अगर इसके पास और थोड़ा वेग होता तो ये मीनार से ऊपर चली जाती, लेकिन कह रहा है कहाँ तक पहुंचे, मीनार की ऊंचाई तक। तो मीनार की अधिकतम ऊंचाई तक कब तक पहुंचेगा, जब तक उसमें वेग होगा, और जैसे ही उसका अंतिम वेग 0 होगा वो कहाँ लौट आएगी, पृथ्वी तल पर लौट आएगी। जैसे कि आप कोई पत्थर फेंकते हो भाई, जैसे हम मान लें इस मार्कर को हमको थोड़ी दूर फेंकना है यहाँ तक, तो इतना वेग दी, ठीक है, इतना यहाँ तक आ गई, और इससे अधिक अगर वेग दे देंगे तो ये और ऊपर चली जाएगी, है ना। तो हम वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से हमने मानना इसको कितने वेग से फेंका, u वेग से फेंका, ये इसके उच्चतम बिंदु पर पहुंची। तो उच्चतम बिंदु पर कब तक जाएगी, जब तक इसमें वेग होगा। तो अधिकतम ऊंचाई तक गई, कहाँ पर गई, मीनार की अधिकतम ऊंचाई पर, और वहां तक गई, जैसे ही वहां पहुंची इसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया अंतिम वेग, ठीक। फिर कह रहा है, और ये जो मीनार दी गई है, मीनार की ऊंचाई कह रहा है 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर। फिर इसमें इन्होंने कहा जब हम गेंद को मीनार के आधार से ऊपर की तरफ फेंकते हैं उतने ही समय में मीनार के शिखर से एक गेंद हम नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने के लिए छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ते हैं भाई, स्वतंत्र रूप से। अगर स्वतंत्र रूप से गिरने के लिए छोड़ते हैं, इसका मतलब जो गेंद ऊपर से जो फेंकी जाती है इसका जो वेग होगा, प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 होगा।
ठीक, अब यहाँ दो वेग, एक को हमने यू कहा, दूसरे को भी यू कह दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से जो मीनार के आधार से गेंद फेंकी गई, इसका वेग हमने यू माना है, और ये जब अंतिम बिंदु पर पहुंचेगी, अधिकतम बिंदु पर, तो इसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक गेंद ऊपर से फेंकी गई है स्वतंत्र रूप से, अगर स्वतंत्र रूप से मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ी जाती है तो उसका सदैव प्रारंभिक वेग हम कितना लेते हैं, 0 लेते हैं। आगे कह रहा है, ठीक उसी क्षण गेंद ऊपर की ओर फेंकी गई जाती है, मीनार के शिखर से एक अन्य गेंद ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ दी जाती है। गणना कीजिए कि ये दोनों गेंदें कब और कहाँ मिलेंगी। कह रहा गणना करना है कि ये दोनों गेंदें हमारी कहाँ मिलेंगी। ठीक, तो हम मान लें कि माना, क्या माना भाई, माना मीनार के शिखर से, माना मीनार के शिखर से h दूरी पर, शिखर से h दूरी पर कितने समय में भाई, h दूरी पर t समय में, h दूरी पर t समय पर ये गेंदें एक दूसरे को मिलेंगी, ये गेंदें एक दूसरे को मिलेंगी। यही से मान ले भाई, माना मीनार के शिखर से h दूरी पर, है ना, कोई बिंदु मान लेते हैं भाई, जैसे बिंदु मान लिया हमने a, कौन सा a, दूरी पर स्थित बिंदु a पर t समय में ये गेंदें एक दूसरे को मिलेंगी, ये गेंदें ही है ना, गेंद ही है, हाँ, ये गेंदें एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। भैया समझ लेना है, क्वेश्चन थोड़ा जटिल है, मिलती हैं। ठीक, हमने माना मीनार के शिखर से h दूरी पर स्थित बिंदु a पर t समय में ये गेंदें एक दूसरे को मिलती हैं। देखिए भाई, अगर इस बिंदु पर मिलती हैं, इसकी हमने मीनार के शिखर से ऊंचाई कितनी मानी, h मानी है, तो बताइए भाई इसकी मीनार के आधार से दूरी कितनी हो जाएगी, मीनार के आधार से हो जाएगी दूरी 100 माइनस h। ठीक, अब सबसे पहले देखिए हम यहां से क्या निकालेंगे कि ये जो गेंद है, मीनार के आधार से गेंद को हम किस वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं। पहले हम निकाल लें मीनार के आधार से गेंद का वेग। तो यहाँ पर देखिए हमको ऊंचाई दी गई है, इसका प्रारंभिक वेग हमें निकालना है। अंतिम वेग कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, और क्वेश्चन में गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू दी गई है। गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया है कितना, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो हम निकालें पहले कि गेंद को किस वेग से ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक, मीनार के आधार से हम मान लें भाई, माना मीनार के आधार से गेंद को कितने वेग से, गेंद को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। भैया इसमें ध्यान देना थोड़ी चीजें है ना। इसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे भैया गति का कौन सा समीकरण। देखिए क्या क्या दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, प्रारंभिक वेग निकालना है, अंतिम वेग दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है। हम लगा दें पहले भैया गति का तृतीय समीकरण। कौन सा, तृतीय समीकरण। तो गति के तृतीय समीकरण से भाई, गति का जो हमारा तृतीय समीकरण होता है, क्या होता है भाई गति का तृतीय समीकरण, जो हमारा गति का तृतीय समीकरण होता है क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होता है, लेकिन हम माइनस 2gh लेंगे। भाई माइनस 2gh क्यों लेंगे, ठीक, क्योंकि हम गेंद कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। जब गेंद ऊपर की तरफ जाती है भाई, तो इसके वेग में लगातार क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। ठीक, अर्थात ये गुरुत्व के विपरीत दिशा में गति कर रही है, गुरुत्व बल के विरुद्ध गति कर रही, लिखना चाहो लिख दो, गुरुत्व बल के विरुद्ध गति कर रही, इसलिए इसके वेग में लगातार कमी होगी, अर्थात त्वरण मंदित होगा। ठीक, v का मान कितना है, 0 बराबर u स्क्वायर माइनस 2
जी का मान 9.8 और h का मान 100। ध्यान देना ये यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, उधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस यू स्क्वायर माइनस 2 गुणे 9.8 गुणे 100। क्यों बच्चा लिख सकते हैं, यहाँ से देखो दशमलव, ये दशमलव हटाया, यहाँ एक जीरो बढ़ा दिया, 10 एक कम 10, माइनस माइनस दोनों तरफ हट जाएगा, यू स्क्वायर बराबर 2। 98 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 49 लिख सकते हैं भैया, गुणे 10, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लगेगा रूट, यू बराबर अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 49 गुणे 10, इतना होगा भैया, गुणते 10, यू बराबर 2 गुणते 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 और ये हो जाएगा रूट 10। तो u का मान कितना आएगा 7 दूनी 14 रूट 10। ठीक, तो अर्थात इतने वेग से हम 14 रूट 10 वेग से हम इसको ऊपर की तरफ क्या करेंगे, फेंक देंगे भाई। 14 रूट 10 मीटर पर सेकंड से गेंद को हम ऊपर की ओर फेंक देंगे। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से ध्यान देना भाई, हमें ज्ञात ये करना है कि ये जो गेंदें हैं कितने समय पश्चात और मीनार से कितनी ऊंचाई पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो यहाँ से हम भाई निकाल लें पहले कि हमने माना था कितनी ऊंचाई पर मिलेंगी, मीनार के शिखर से h ऊंचाई पर दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक, तो h ऊंचाई पर हमने कौन सा बिंदु माना था, a माना था, तो a माना था और कितने समय पश्चात हमने माना था, t समय पश्चात मिलती हैं। तो यहाँ से देखिए अब हम निकाल लें भाई, नीचे से जब हम गेंद को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, नीचे से कहाँ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ, या पहले निकाल लें जब गेंद ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती है, तो हम मान लें h दूरी तय करने में, कितनी दूरी, h दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है, t समय लगता है। तो फर्स्ट कंडीशन, जब गेंद ऊपर से नीचे आती है, गेंद कहाँ से आती है, ऊपर से नीचे आती है, ध्यान देना भाई, ऊपर से नीचे आती है, तो जब गेंद ऊपर से नीचे आती है तो u बराबर कितना है और ऊंचाई हमने कितनी मानी है, h मानी है, तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से। ध्यान देना भाई, h के स्थान पर h रखेंगे, जब नीचे से ऊपर से नीचे आती है तो इसका प्रारंभिक वेग कितना होता है, 0 गुणे t प्लस 1/2, g का मान 9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा 4.9, h बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 4.9 टी स्क्वायर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। भाई कहाँ से आया, ये 0 का गुणा t से होगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जब गेंद ऊपर से कहाँ आ रही थी, नीचे। अब देखिए नीचे से गेंद जो है हमने u निकाला है, u का मान कितना है 14 रूट 10। हम गेंद को नीचे से 14 रूट 10 वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं और ये कितनी ऊंचाई तय करता है, 100 माइनस h ऊंचाई तय करने के पश्चात बिंदु A पर मिलता है। तो हम निकाल लें सेकंड कंडीशन में, जब गेंद नीचे से ऊपर जाती है, गेंद नीचे से कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, जब गेंद नीचे उससे ऊपर जाएगी, पुनः हम लगाएंगे द्वितीय समीकरण, तो h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर से। ठीक भाई, माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम वस्तु जो है गुरुत्व बल के विरुद्ध गति कर रही है, तो जब वस्तु गुरुत्व बल के विरुद्ध गति करती है तो हम कौन सा चिन्ह लेते हैं, माइनस। ठीक, h का मान इस कंडीशन में देखिए भाई, जब नीचे से गति कर रही है तो h का मान बिंदु A तक जाने में कितना है हमारा, 100 माइनस h, h के स्थान पर रखेंगे 100 माइनस h बराबर u का मान कितना दिया है, 14 रूट 10 इंटू टी माइनस 1/2, जी का मान 9.8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक, देखिए भाई कितना हो जाएगा, 100 माइनस h बराबर 14 रूट 10। ठीक, ये द्वि हो जाएगा माइनस का 4.9 टी स्क्वायर। भैया समीकरण 1 से जो h की वैल्यू निकाली है उसको रख दो भाई। ठीक, समीकरण 1 से किसका मान रखने पर, समीकरण 1 से h का मान रखने पर, 1 से h का मान रखने पर, समीकरण 1 से h का मान रख दें यहाँ से,
कितना आ जाएगा 100 माइनस एच के स्थान पर कितना रखेंगे 4.9 टी स्क्वायर बराबर, ये भैया टी छूट गया, ठीक है सॉरी, 14√10 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है जब बराबर के दोनों ओर संख्याएं होती हैं और समान चिन्हों में होती हैं तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है, कट जाएगी। यहाँ से अगर भैया हम टी की वैल्यू निकालेंगे तो टी बराबर कितना, यहाँ से कितना बचेगा फिर 100 बराबर 14√10 इंटू टी, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 100/14√10 आएगा भैया, ठीक। बराबर देखिए 100 इंटू 14 और √3 का मान 3.16, काट दो भाई, ये 50 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक। टी बराबर कितना होगा यहाँ से, टी बराबर ध्यान देना भाई, टी बराबर गुणा कर, ये हो गया 50 बटे, गुणा कर लेते हैं 7 छंग 42 के 2, हाथ लगा कितना 4 7 1 कम 7 4 11 के 1, हाथ लगा 1 7 3 21 1 22, और कितने अंकों बाद दशमलव, 2 अंकों बाद दशमलव, 22.12, ये दशमलव हटाया, ऊपर 2 जीरो बढ़ा दिया, ठीक। तो ये हम भाग कर दे भाई 22.12 भागे 5000, 22 दूना 2 जाएगा, 2 दूना 4, हाथ लगा कितना कुछ नहीं, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये भैया 10 से 4 घटेगा 6 बचेगा, ये 9 से 2 घटेगा 7 बचेगा, ये 9 से 4 घटेगा 5 बचेगा, 576, फिर दशमलव लगाया भैया, जीरो बढ़ा दिया, 2 बार फिर जाएगा, ठीक। तो 4 4 2 4, ये बचा 6, ये बचेगा कितना, 5 से 2 जाएगा 3 बचेगा, ये 7 से 4 घटेगा, 7 से 4 घटेगा, कितना बचेगा भैया 3, 5 से 4 1, है ना, फिर दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा दिया, तो ये 22 छक्का नहीं जाएगा, 6 बार तो नहीं जाएगा भाई, ये 5 बार जाएगा। तो जो समय आएगा हमारा, इसको जब इससे काटेंगे तो कितना आएगा 2.25, अर्थात टी बराबर 2.25 सेकेंड पश्चात दोनों गेंदें एक दूसरे से मिलती हैं। आ रहा है, अच्छा भैया 100/14√10 दिया है, यहीं से आंसर आ रहा है, ठीक। अब हमें कह रहा है इतना समय आ गया, इतने समय पश्चात दोनों गेंदें एक दूसरे से मिलेंगी, फिर कह रहा है कितनी ऊंचाई पर मिलेंगी, तो हमें h का मान निकालने के लिए जो t का मान निकाला है वो समीकरण 1 में रख दें। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर t का मान देखो बच्चे, हम समीकरण 1 में रख देंगे h बराबर 4.9, t के स्थान पर हम ये वैल्यू रखें, सॉल्व करने में आसान हो जाएगा, 100/14√10 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। h बराबर 4.9 गुणे 100 का वर्ग है, 100 गुणे 100 लिख सकते हैं भैया, बटे 14 गुणे 14 लिख सकते हैं, और गुणे √10 का वर्ग 10, यहाँ से दशमलव हटा भैया, जीरो बढ़ गया, 100 1 कम 100 हो गया, ओके। 7 से काट दें भाई, 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 1 7 7 49, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, h बराबर 100/4, अर्थात कितना आ जाएगा 25 मीटर, कितना आएगा 25 मीटर। तो ये जो होगा मीनार के शिखर से कितनी दूरी पर, 25 मीटर दूरी पर। तो मीनार के शिखर से जब ये 25 मीटर दूरी पर मिलेंगी तो आधार से बात करेंगे, आधार से 100 से कितना होगा 25 घटेगा, अर्थात कितनी दूरी पर 75 मीटर दूरी पर। तो मीनार के शिखर से कितने पा जाएंगी, मीनार के शिखर से 25 मीटर की दूरी पर मिलेंगी, कितनी 25 मीटर की दूरी पर दोनों गेंदें एक दूसरे से मिलेंगी, दोनों गेंदें एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक। ये मीनार के शिखर से आई है भैया, ठीक। लेकिन अगर मीनार के आधार से निकालेंगे तो मीनार के आधार से ऊंचाई कितनी थी 100 माइनस h, 100 और h का मान 25 आया है, तो मीनार के आधार से कितनी आ जाएगी, 100 से 25 घटाएंगे कितनी दूरी पर 75 मीटर दूरी पर। तो मीनार के आधार से दोनों गेंदें 75 मीटर दूरी पर एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। कह रहा है गैस से भरा एक गुब्बारा 12 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। ये आपको मान लीजिए गुब्बारा हो गया, ठीक, इसमें गैस भरी है। ये कह रहा है गुब्बारा जो है 12 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर जा रहा है, ध्यान देना भाई।
कितने वेग से? 12 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर जा रहा है जब यह गुब्बारा भूतल से 65 मीटर की दूरी पर होता है। भूतल का मतलब ये पृथ्वी हो गई। कह रहा है गुब्बारे से जो पृथ्वी की ऊंचाई है वो कितनी है? 65 मीटर है। ध्यान देना भैया, 65 मीटर की ऊंचाई पर जो था ये गुब्बारा, तो इस गुब्बारे से क्या किया गया है भाई? 65 मीटर की ऊंचाई पर था, तो इस गुब्बारे से एक पैकेट गिराया जाता है। जैसे यहाँ पर आप थे, है ना, ये आप खड़े थे, तो ये आपके लिए एक पैकेट गिरा दिया गया। यहाँ से एक पैकेट गिराया गया, कुछ खाने वाली चीज़ थी, उसको नीचे की ओर क्या की गई? गिरा दी गई। तो कह रहा बताइए पैकेट को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? इस पैकेट को पृथ्वी तक आने में, आप तक आने में कितना समय लगेगा, हमें ये निकालना है भाई। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कि जब हम वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वस्तु हमारी एक कैसी राशि है? सदिश राशि। वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उसका वेग दिया होता है। तो जब हम वस्तु का वेग नीचे की तरफ लेते हैं तो उसमें हम कौन सा चिन्ह लगा देते हैं? माइनस, क्योंकि हमारी वेग सदिश राशि है और हम केवल यहाँ से चिन्ह लगाकर ही इसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम यहाँ से गुब्बारा कितने वेग से ऊपर की तरफ गतिमान था? 12 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ से जो हम पैकेट फेंकेंगे, पैकेट का वेग कितना ले लेंगे? -12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वस्तु जितने वेग से ऊपर जाएगी, हम अगर कोई वस्तु फेंकेंगे तो वो वस्तु उतने ही वेग से कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो यहाँ से पैकेट का जो वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -12 मीटर प्रति सेकंड। पैकेट का वेग हो गया, पैकेट का वेग u बराबर -12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, गुब्बारे की पृथ्वी तल से ऊंचाई दी गई है। गुब्बारे की पृथ्वी तल से ऊंचाई, गुब्बारे की पृथ्वी तल से ऊंचाई बच्चा कितनी हो गई? पृथ्वी तल से ऊंचाई h बराबर हो गई कितना? 65 मीटर। ओके, और शायद गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया। यस, यहाँ पर g की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, कह रहा गुब्बारे को पृथ्वी तक आने में, वो पैकेट को पृथ्वी तक आने में लगा समय निकालना है। पृथ्वी को नहीं यार, पैकेट को पृथ्वी तक आने में लगा समय। पृथ्वी तक आने में लगा समय, ये पूछ रहा है, खाने में नहीं पूछ रहा है, आने में लगा समय t, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है भाई। देखिए प्रारंभिक वेग दिया गया है भैया, पृथ्वी तल से ऊंचाई दी गई है, हमें निकालना क्या है? समय निकालना है। गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है। कौन सा समीकरण लगाओगे भाई? जब पृथ्वी तल से ऊंचाई दी हो, प्रारंभिक वेग दिया हो, समय ज्ञात करना हो, गुरुत्वीय त्वरण दिया हो, तो लगाते हैं कौन सा? गति का द्वितीय समीकरण। गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है भाई? h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से। ठीक, h का मान कितना है? 65, u का मान -12, t निकालना है, प्लस 1/2। ठीक, g का मान 10 इंटू टी स्क्वायर। ओके, यहाँ से हो जाएगा 65 बराबर -12t प्लस 2 पंची 10, ये हो जाएगा 5t स्क्वायर। द्विघात समीकरण बना के हल कर दें, या हम लगा लेते हैं इसमें v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ से भी निकाला था, यही निकालना है ना। गणना कीजिए, कह रहा पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा -65 को उधर ले जाओ तो ये +65 को 5t स्क्वायर -12t माइनस का 65 बराबर 0 हो जाएगा। ओके, अब इसको द्विघात समीकरण बना देते हैं भाई। इसको क्या बना दे? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण इसको बनाएं। 65 का गुणा पहले हम देखते हैं ये किसके रूप में द्विघात समीकरण है? टी स्क्वायर के रूप में द्विघात समीकरण है। तो जब हम द्विघात समीकरण का गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? जो अचर संख्या होती है, इस अचर संख्या को हम टी स्क्वायर
के गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे। जो जैसे एक्स स्क्वायर के रूप में आप पढ़ते हैं तो एक्स स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 65 का गुणा हम करेंगे टी स्क्वायर का गुणांक के साथ। टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 5, तो 65 का गुणा हम 5 से कर दें, 25 साल लगा 2 5 छक्का 30 2 32 325 का हम गुणनखंड कर दें भाई। ठीक, तो 5 ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 13 5 65। अब इसको हम इस प्रकार जो है सुव्यवस्थित करेंगे कि इन दोनों का गुणनफल 12 को जो 12 हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि इनका जो है गुणनफल आए वो 325 आए, लेकिन इनका जो योग और अंतर आए वो कितना है 12 आए। तो 25 से हम 13 को घटाएंगे, 25 से 13 को घटाएंगे 12 आएगा, और 25 को हम 13 से गुणा करेंगे तो आएगा 325। तो इसको हम देखो भैया कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 5t स्क्वायर माइनस 12 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 25 माइनस 13, और ये t माइनस का 65 इज इक्वल टू 0। भाई 25 से 13 घटेगा कितना आ जाएगा 12, और 25 का गुणा 13 से हो जाएगा, वो हो जाएगा 325। देखिए ये हो गया 5t स्क्वायर माइनस, अंदर ये t को इसमें मल्टीप्लाई करोगे और ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25t। देखिए जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस 13t माइनस का 65 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5t कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा हमारा t माइनस का 5 प्लस इसमें हम 13t कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचेगा t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी हम दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं 5t प्लस 13t, और ये t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको कर दिखा दे 0 बराबर, ये 0 के बराबर है इसलिए 5t प्लस 13t बराबर 0। तो 13t बराबर हो जाएगा, वो ये क्या लिख दिया भाई, नहीं इसमें t सॉरी नहीं होगा, 13 होगा केवल कॉमन है ना। तो ये हो जाएगा कितना लिख सकते हैं भाई 5t बराबर माइनस का 13, तो t बराबर माइनस का 13/5। समय कभी ऋणात्मक नहीं होता इसलिए इसको हम क्या करेंगे अमान्य। तो अगला हो जाएगा t माइनस 5 बराबर 0, तो t बराबर कितना 5 सेकेंड। अर्थात दोनों गेंद ये जो है जो हम गुब्बारे से जो पैकेट को गिराएंगे उस पैकेट को पृथ्वी तल तक पहुंचने में 5 सेकंड का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहे किसी कण के समय के साथ स्थित समीकरण। समय के साथ स्थित समीकरण जो दिया गया है, समय के साथ स्थित समीकरण है हमारा x बराबर 2t प्लस 3t स्क्वायर। समय के साथ स्थित समीकरण दिया गया है x बराबर 2t प्लस 3t स्क्वायर के अनुसार बदलती है x मीटर में तथा t किस में है सेकंड में। जहां कह रहा है ये स्थित समीकरण दिया गया है x किस में है मीटर में तथा t क्या है सेकंड में। x मीटर में है तथा t किस में है सेकंड में है। नेक्स्ट चीज कह रहा है सेकंड में है, कह रहा है कण का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। गणना करनी हमें, गणना कीजिए। क्या गणना करना है, पहली बात कण का प्रारंभिक वेग, कण का प्रारंभिक वेग। दूसरा क्या निकालना है हमें, दूसरा निकालना है कण का प्रारंभिक वेग हो गया t बराबर 2 सेकंड पश्चात कण का वेग, t बराबर 2 सेकंड पश्चात कण का वेग। ठीक, और तीसरा कह रहा है कण का त्वरण। हाँ, कण का त्वरण, कण का त्वरण। और कह रहा है ये भी बताइए कि जो वस्तु है एक समान त्वरण से गतिमान है कि एक समान वेग से गतिमान है। ठीक, इस क्वेश्चन को हम आपको 2 बार बता चुके हैं। सबसे पहले जब हमने आपको त्वरण का टॉपिक पढ़ाया था तो त्वरण के टॉपिक में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। उसके पश्चात जब हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दौरान भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था इस टाइप के। तो इस क्वेश्चन का आपको सॉल्व करके जो आंसर अपना है वो कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, यहाँ से कण का प्रारंभिक वेग निकालना है तो प्रारंभिक वेग के लिए सबसे पहले t बराबर कितना रखेंगे 0। ये जो समीकरण दिया गया है
ये स्थित समीकरण है, तो स्थित समीकरण का हम x के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, और x के सापेक्ष अवकलन करने के पश्चात जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी उसमें t बराबर कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। तो t बराबर 0 रखने पर हमें कण का क्या ज्ञात हो जाएगा, प्रारंभिक वेग ज्ञात हो जाएगा। फिर उसी समीकरण में कह रहा है t सेकंड बाद 2t सेकंड पश्चात कण का वेग निकालिए। उसी समीकरण में फिर जब आपने अवकलन किया था, अवकलन करने के पश्चात जो प्राप्त हुआ था उसमें पहले t बराबर कितना रखेंगे, 0, तो आपको प्रारंभिक वेग मिलेगा। और t बराबर अगर 2 रख देंगे तो जो आएगा वो 2 सेकंड बाद कण का वेग आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कण का त्वरण निकालिए। तो जो आपको मिला है वेग समीकरण, इस वेग समीकरण का पुनः अवकलन करेंगे, और पुनः अवकलन करने पर जो आपको मिलेगा ये dv/dt। ठीक, dv/dt जो मिलेगा ये अगर देखिए जैसे आ गया, सपोज दैट आ गया 5t, कितना आ गया, 5 आया, तो 5 आ गया तो ये कण का त्वरण हो गया। वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती, त्वरण हो गया। देखिए इसमें t नहीं आ रहा है, इसके साथ t नहीं है। जब इसके साथ t नहीं है तो इसका मतलब है कि जो समय के साथ त्वरण परिवर्तित नहीं हो रहा है, समय के साथ त्वरण परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसका मतलब समय कैसा है, एक समान है। कैसा है, एक समान। अगर इसमें t आएगा तो इसका मतलब वस्तु का जो त्वरण है वह एक समान नहीं है। कन्फर्म भाई। जब आप वेग का यहाँ से पहले इसका अवकलन करेंगे dx/dt, तो जो ये dx/dt आएगा इसे आप क्या मान लेते हैं, वेग, यही वेग हो जाएगा। ठीक, फिर जब ये मिलेगा तो ये v के रूप में आ जाएगा। इसका पुनः अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, जो मिलेगा अगर उसमें t नहीं आ रहा है, अचर संख्या केवल आ रही है, तो इसका मतलब इसका जो त्वरण है वो क्या है, एक समान है। आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, और अगर नहीं समझ पाए तब भी आप लिख देंगे कमेंट बॉक्स में कि ये हमारी समझ में नहीं आया है, तो हम अगले वीडियो में इसको आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति नदी में जल की धारा की दिशा तथा धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा व 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैरता है। शांत जल में व्यक्ति के तैरने की दर तथा नदी के जल की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति जो है नदी के जल में जल की धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैरता है, और धारा के जलधारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तैरता है। कह रहा है शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी होगी तथा जलधारा की चाल कितनी होगी। ठीक, तो दिया गया है भाई। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। दिया गया है जल धारा की दिशा में, ठीक, जल की धारा की दिशा में व्यक्ति का वेग, धारा, जल की धारा की दिशा में व्यक्ति का वेग, दिशा में व्यक्ति का वेग दिया गया है। ठीक, तो जल की धारा की दिशा में व्यक्ति का वेग है, इसको हम कुछ मान लें u, जैसे मान लिया, क्या मान लिया, u। ठीक, मान रहे हैं u बराबर कितना है हमारा, 25 किलोमीटर प्रति आवर्स। जल धारा की दिशा में व्यक्ति का वेग हो गया 25 किलोमीटर प्रति आवर्स। जलधारा के, इसको जलधारा लिख दो, जलधारा की, जल धारा की विपरीत दिशा में, की विपरीत दिशा में व्यक्ति का वेग, जलधारा की विपरीत दिशा में जो व्यक्ति का वेग है भैया, इसको हम v कहते हैं। तो v बराबर कितना है हमारा, 15 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना है, 15 किलोमीटर प्रति आवर्स। हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है शांत जल में, जल में व्यक्ति का वेग। ठीक, तो शांत जल में जो व्यक्ति का वेग होगा भैया वो क्या हो जाता है, जब शांत जल में व्यक्ति का वेग निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जल की धारा की दिशा में व्यक्ति के वेग से वेग प्लस जल की विपरीत धारा में व्यक्ति के वेग को जोड़कर उसे 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दे, वो डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो शांत जल में व्यक्ति का जो वेग हो जाएगा ये हो जाएगा u प्लस v बटे 2। u क्या है, u है जल की, जलधारा की दिशा में व्यक्ति का वेग,
और v क्या है, जल धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति का वेग बटे 2। तो दोनों को जोड़कर जब हम 2 से भाग कर देते हैं तो ये आ जाती है शांत जल में व्यक्ति का वेग। तो कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति हावर्स प्लस 15 किलोमीटर प्रति हावर्स बटे 2। तो 25 से 15, 25 में 15 जुड़ेगा, ये 40 किलोमीटर प्रति हावर्स बटे 2, अर्थात आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो शांत जल में व्यक्ति की जो चाल आ जाएगी, शांत जल में व्यक्ति का वेग कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति हावर्स। फिर हमें निकालना है जल धारा का वेग। जल धारा का वेग, तो भैया इसमें देखिए एक जल धारा का जो वेग होता है वो बराबर हो जाएगा u माइनस वी बटे 2। u क्या है, जल धारा की दिशा में व्यक्ति का वेग माइनस जल धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति का वेग बटे 2 कर देते हैं। तो जल धारा की दिशा में व्यक्ति का वेग कितना था, 25 किलोमीटर प्रति हावर्स, और जल धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति का वेग कितना था, 15 किलोमीटर प्रति हावर्स बटे कितना करेंगे 2। तो 25 से 15 घटेगा 10 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 पंची 10, अर्थात 5 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो व्यक्ति का वेग हो जाएगा, शांत जल में व्यक्ति का वेग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और जो हो जाएगा क्या कह सकते हैं, जलधारा का जो वेग हो जाएगा वो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने का ये हमारा तरीका हो जाता है। अगर शांत जल का वेग निकालना हो तो शांत जल का वेग क्या होगा, जलधारा की दिशा में व्यक्ति के वेग का वेग प्लस जलधारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति के वेग को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। और अगर हमें शांत जल का वेग निकालना होता है तो धारा की दिशा में व्यक्ति के वेग से धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति के वेग को घटाकर 2 से भाग कर देते हैं। क्या है, 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी जिनमें प्रत्येक की लंबाई जो है 200 मीटर है, समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। एक रेलगाड़ी दूसरे को 40 सेकंड पश्चात ओवरटेक करती है तथा एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, इसमें कह रहा है 2 रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी ए है तथा दूसरी बी है, दोनों एक दूसरे से समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। 2 पटरियां हैं आपकी, एक ये पटरी हो गई, ये दूसरी हो गई। दोनों पटरियों पर समांतर दौड़ रही, लेकिन ये नहीं कह रहा है किस तरफ, एक दिशा में दौड़ रही कि विपरीत दिशा में दौड़ रही है। ठीक है, ध्यान देना है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई है 200-200 मीटर। रेलगाड़ी ए की लंबाई हो जाएगी भैया हमारी, रेलगाड़ी ए की लंबाई हो गई L1 बराबर 200 मीटर। रेलगाड़ी बी की लंबाई L2 बराबर 200 मीटर। ओके, कह रहा है ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 40 सेकंड पश्चात, 40 सेकंड है 40 सेकंड में ओवरटेक करती। ओवरटेक करने का मतलब है आर पार करती हैं। ठीक है, मतलब उसको पार करती है। तो ओवरटेक करती हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे भाई तुम एक व्यक्ति ए जा रहा था तो बी इसको कब ओवरटेक करेगा, जब उसी दिशा में गतिमान होगा। जब क्या होगा, उसी दिशा में गतिमान होगा, तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, ओवरटेक करती हैं। बात समझ रहे हो भाई, ओवरटेक करने का मतलब क्या है, दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। तो कह रहा है दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 40 सेकंड में ओवरटेक करती हैं। तो ओवरटेक करने का मतलब दोनों एक ही दिशा में गतिमान है। उसके बाद कह रहा है 20 सेकंड में, 20 है ना, हाँ 20 सेकंड में एक दूसरे को आर पार करती हैं। जब 20 सेकंड में एक दूसरे को आर पार करती हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से किन दिशाओं में गतिमान है, विपरीत दिशाओं में गतिमान है। तो कह रहा है रेलगाड़ी का वेग निकालिए। तो हम मान ले भाई, माना रेलगाड़ियों का वेग क्रमशः v1 तथा v2 है। वेग क्रमशः v1 तथा v2 है। भैया ध्यान देना इसमें, है ना। क्रमशः का मतलब क्या है, अर्थात पहली रेलगाड़ी का वेग कितना है v1 तथा दूसरी रेलगाड़ी का वेग कितना है v2 है। ठीक, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ध्यान देना यहां से, दोनों रेलगाड़ियां क्या करती हैं, 40 सेकंड में एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं। एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं।
ओवरटेक करती हैं, अर्थात आर पार करती हैं, ओवरटेक करती हैं। ठीक, जब ओवरटेक करती हैं तो इसका मतलब क्या है, अर्थात इसका मतलब है दोनों रेलगाड़ियां कहाँ एक ही दिशा में गतिमान हैं, अर्थात इसका तात्पर्य है कि लिख सकते हैं, इसका तात्पर्य है कि रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान हैं। रेलगाड़ियां कहाँ गतिमान हैं, एक ही दिशा में गतिमान हैं, एक ही दिशा में गतिमान है। इसलिए जब भैया रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान हैं तो हम निकाल लें रेलगाड़ियों का आपेक्षिक वेग। तो हमने आपको बताया था जब रेलगाड़ियां एक ही दिशा में गतिमान होती हैं तो उनका आपेक्षिक वेग उनके अंतर के बराबर होता है। इसलिए रेलगाड़ियों का आपेक्षिक वेग, रेलगाड़ियों का आपेक्षिक वेग कितना होगा भाई, आपेक्षिक या जिसे आप सापेक्ष वेग कहते हो, आपेक्षिक वेग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, v1 माइनस v2। ठीक, इसलिए ओवरटेक करने में लगा समय बराबर, फार्मूला होता है भाई ओवरटेक करने में लगा समय, करने में लगा समय बराबर, ओवरटेक करने में लगा समय बराबर L1 प्लस L2 अपान v1 माइनस v2। L1 प्लस L2 क्या है, L1 है पहली रेलगाड़ी की लंबाई और L2 क्या है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, और बटे v1 माइनस v2 का मतलब क्या है भैया, दोनों रेलगाड़ियों का आपेक्षिक वेग। तो ओवरटेक करने में कितना समय लगता है भाई, 40 सेकंड का समय लगता है। तो 40 बराबर L1 का मान बच्चा कितना है, 200, L2 का मान 200 बटे v1 माइनस v2। इस v1 माइनस v2 के इधर ले आओ तो v1 माइनस v2 बराबर 400 बटे 40 10। तो v1 माइनस v2 बराबर आ गया हमारा 10 क्या मीटर, 10 मीटर। चलो ठीक, v1 माइनस v2 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड आएगा भाई। ठीक, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन में इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती, नहीं 20 सेकंड में पार करती, क्रॉस करती हैं। तो भैया क्रॉस कब करेंगी, जब दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिमान होंगी। कहा जा रहा है सेकंड कंडीशन में दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को, एक दूसरे को 20 सेकंड में आर पार करती हैं। 20 सेकंड में क्या करती हैं, 20 सेकंड में आर पार करती हैं। अभी हमने आपको बताया भाई आर पार करती हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे से किस दिशा में गतिमान है, विपरीत दिशा में गतिमान है। इसका तात्पर्य क्या करती, अर्थात अतः लिख सकते हैं दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से, एक दूसरे से किस दिशा में, एक दूसरे से, एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिमान है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये होगा भाई दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से किन दिशाओं में गतिमान है, विपरीत दिशा में गतिमान है। जब विपरीत दिशा में गतिमान है भैया, तो विपरीत दिशाओं में जब गतिमान होती हैं तो आपेक्षिक वेग उनके किसके बराबर होता है, योग के बराबर होता है। इसलिए रेलगाड़ियों का आपेक्षिक वेग, रेलगाड़ियों का आपेक्षिक वेग जिसे आप सापेक्ष वेग कहते हो, वेग बराबर कितना हो जाएगा, v1 प्लस v2। ठीक, इसलिए पार करने में लगा समय बराबर, पार करने में लगा समय, तो रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा, पार करने में लगा समय बराबर L1 प्लस L2 अपान v1 प्लस v2। कितना समय लगता है, क्वेश्चन में दिया गया है 20 सेकंड का। कितना समय लगता है, 20 सेकंड। तो 20 बराबर L1 का मान 200 प्लस L2 का मान 100 बटे v1 प्लस v2। तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2
बराबर 200 200 400 बटे 20 आएगा भैया, ये 20 बटे में आ जाएगा, ये गुणे में उधर चला जाएगा, ये 20 दूना 400, तो V1 प्लस V2 बराबर 20। इसे मान ले हम समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 है V1 माइनस V2 बराबर 10 मीटर पर सेकंड, समीकरण 2 है V1 प्लस V2 बराबर 20 सेकंड। हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें। देखिए जोड़ते हैं, जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर V1 माइनस V2 है, वहाँ V1 प्लस V2 है, तो जब जोड़ेंगे तो भाई V2 यहाँ ऋणात्मक है, यहाँ V2 धनात्मक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें यहाँ से V1 का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं घटाते हैं तो सबसे पहले हम गुणांक बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ गुणांक बराबर हैं तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो उनको हम जोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा? V1 माइनस V2 बराबर 10 और V1 प्लस V2 बराबर 20। ठीक, तो यहाँ से V2 से V2 कट जाएगा, 2V1 बराबर 30, तो V1 का मान कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकंड। V1 क्या है? पहली रेलगाड़ी की चाल, तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकंड। V1 का मान रख दो समीकरण 1 में, V1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, भैया समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या है? V1 के स्थान पर 15 माइनस V2 बराबर 10, तो माइनस V2 बराबर 10 माइनस 15, 10 से 15 घटेगा, माइनस V2 बराबर -5, तो V2 बराबर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड। अर्थात पहली रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर पर सेकंड, वो 15 मीटर पर सेकंड, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल 20 मीटर, वो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मेरा 2 रेलगाड़ियाँ ए तथा बी परस्पर समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही हैं। ठीक, 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक रेलगाड़ी ए है तथा दूसरी बी। रेलगाड़ी ए की चाल दी गई है, ध्यान देना भाई, रेलगाड़ी ए की चाल, ए की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर हावर्स जिसे कहते हो। रेलगाड़ी बी की चाल, रेलगाड़ी बी की जो चाल है वो हमारी कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, रेलगाड़ी की ए की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी बी की चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग ज्ञात कीजिए, गणना करनी है, ज्ञात करना है। गणना करने का मतलब है गणना करना है। फर्स्ट ए का ज्ञात करना है, ए का बी के सापेक्ष, ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, लेकिन इसमें कंडीशन दी गई है भाई। आपेक्षिक का मतलब कौन सा वेग? सापेक्ष वेग, आपेक्षिक वेग। कंडीशन नंबर फर्स्ट है दोनों एक ही दिशा में गतिमान हो, दोनों एक ही दिशा में क्या हो? गतिमान हो। और सेकंड कंडीशन है दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हो, दोनों किधर गतिमान हो? विपरीत दिशा में गतिमान हो। ठीक, तो हमें ये निकालना है। कह रहा है 2 रेलगाड़ियां हैं ए तथा बी, ए की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम VA कह दें, VA अर्थात पहली रेलगाड़ी की चाल, और इसको VB अर्थात दूसरी रेलगाड़ी की चाल। तो कह रहा है इनका आपेक्षिक वेग ज्ञात कीजिए जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान है और दोनों विपरीत दिशा में गतिमान। हमने जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो इसके बारे में आपको विस्तार से समझाया था। ठीक, तो ए के सापेक्ष निकालना है, ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग। फर्स्ट कंडीशन, जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान है, तो हमने आपको बताया था जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान होती हैं तो आपेक्षिक वेग उनके अंतर के बराबर होता है। जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान है, एक ही दिशा में गतिमान है, ध्यान देना यहाँ से भाई। जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान है, इसका तात्पर्य क्या है? निकालना क्या है? ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, जिसके सापेक्ष कहता है, जिसका वेग निकालना होता है उसको आगे लिखते हैं। ए का निकालना है किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष, अर्थात VAB लिखेंगे।
ये हो जाएगा ए का वेग बी के सापेक्ष, ए का वेग बी के सापेक्ष बराबर वी ए माइनस वी बी। तो वी ए बी बराबर वी ए का मान कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और वी बी का मान कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 45 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाएगा, कितना आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए का जो बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। सेकंड कंडीशन, जब दोनों कहाँ गतिमान हैं, जब दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हैं, जब दोनों विपरीत दिशा में गतिमान हैं। भैया जब दोनों विपरीत दिशा में गतिमान होंगी तो इस कंडीशन में जो आपेक्षिक वेग होगा इनके योगफल के बराबर होगा, अर्थात वी ए बी बराबर वी ए प्लस वी बी। यह हो जाएगा वी ए बी बराबर वी ए का मान कितना है भैया 60 किलोमीटर और वी बी का 45, 60 45 105 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब दोनों विपरीत दिशा में गतिमान होंगी तो इनके आपेक्षिक वेग हो जाएंगे 105 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान होंगी तो इनके जो आपेक्षिक वेग हो जाएंगे वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है, दो शहर जो एक दूसरे से 480 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये हम मान ले शहर हमारा ए है, एक शहर हो गया और ये दूसरा हो गया। इनके बीच की दूरी कितनी है 480 किलोमीटर है। ठीक। दोनों शहरों से दो कारें, एक शहर से कार हमारी ए और दूसरी शहर से हमारी कार बी, ये जो दोनों हैं एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। कार बना दे भाई, ये कार हमारी हो गई ए, ठीक, और ये कार हमारी हो गई बी। दोनों एक दूसरे की ओर चलना क्या करती हैं प्रारंभ करती हैं। ठीक। कह रहा है जो कार ए है वो बी तक जाने में 8 घंटे का समय लेती है। कार को ए से बी तक जाने में अर्थात एक शहर से दूसरे शहर तक जाने में कितना समय लगता है 8 घंटा, तथा जो कार बी है वो एक शहर से दूसरे शहर जाने में कितना समय लेती है 12 घंटे का समय लेती है। तो कह रहा है बताइए अगर दोनों कारें एक साथ एक दूसरे की ओर चलें तो ये कितने समय पश्चात तथा कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक। तो दिया गया है भाई दोनों शहरों के बीच की दूरी। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो फिर से समझिए। कह रहा है दो शहर हैं, एक शहर हम मान लेते हैं चलो x है, दूसरा शहर हमारा y है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 480 किलोमीटर है। कह रहा है इन दोनों शहरों से दो कारें हैं, एक कार ए और बी, ये एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। एक शहर ए से चलती, एक शहर बी पर समान टाइम में सेम टाइम में चलना प्रारंभ करती हैं। कह रहा है जब कार ए है उसे शहर वाई तक पहुंचने में 8 घंटे का समय लगता है और जो कार बी है उसे शहर एक्स तक पहुंचने में 12 घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है दोनों कारें एक दूसरे से कितने समय मिलेंगी और कितनी दूरी पर मिलेंगी, हमें ये निकालना है। ठीक है। तो हम मान लें भाई माना शहर हमारे कौन से हैं एक्स वाई, माना शहर एक्स तथा वाई हैं, एक्स तथा वाई हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है, जिनके बीच की दूरी 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है। ठीक। कार ए को शहर तक वाई तक पहुंचने में लगा समय दिया है, कार ए को शहर वाई तक पहुंचने में लगा समय, बराबर 8 घंटा। ध्यान देना भाई, कार ए को शहर वाई तक पहुंचने में कितना समय लगता है 8 घंटा। तो देखिए भाई हमें कार ए का समय ज्ञात हो गया और दूरी शहर की कितनी दी है 480 किलोमीटर, तो हम यहाँ से कार ए का वेग निकाल ले सकते हैं। इसलिए हो जाएगा भाई, इसलिए कार ए का वेग बराबर कार ए का वेग, इसको हम वी ए कह दें। तो कार ए का वेग बराबर वेग या चाल बराबर हमारा क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा
समय, दूरी बटा समय, कार ए की चाल लिख दें भाई, वी ए बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है 480 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 8 घंटा, 8 छंग 48, 8 छंग 48, तो कितनी आएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात जो कार हमारी ये हो जाएगी, कार ए की चाल कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसी प्रकार कह रहा है कार बी को शहर ए तक पहुंचने में लगा समय, कार बी को शहर एक्स तक पहुंचने में लगा समय दिया गया है, तक पहुंचने में लगा समय दिया गया है भाई, पहुंचने में लगा समय। तो कार बी को शहर एक्स तक पहुंचने में जो लगा समय है वो कितना है 480 किलोमीटर। कितना है भैया 480 किलोमीटर, समय कितना दिया गया है क्वेश्चन में 12 घंटे। कितना समय लगता है 12 घंटे का समय लगता है। तो भाई अब यहाँ से हम निकाल लें कार बी की चाल, इसलिए कार बी की चाल, अगर हम कार बी की चाल निकालेंगे तो कार बी की चाल इसको हम वी बी कहते हैं। तो कार वी की चाल बराबर दूरी बटा समय, कितनी दूरी है 480 किलोमीटर और समय हमारा कितना है समय कितना है 12 चौक 48, ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति हावर्स। ठीक, तो हमारी कार ए की चाल कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति हावर्स और कार बी की चाल कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो कह रहा है ये दोनों कारें एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगी, तो हम निकाल लें भाई अब इसलिए। और दोनों किन दिशाओं में गतिमान है विपरीत दिशाओं में, दोनों कारें चूंकि दोनों कारें विपरीत दिशाओं में गतिमान है, दोनों कारें विपरीत दिशा में गतिमान है ना, अभी आपको हमने बताया है विपरीत दिशा में गतिमान है, इसलिए इनके आपेक्षिक वेग निकाल लेते हैं। गतिमान है इसलिए कारों के आपेक्षिक वेग, कारों का आपेक्षिक वेग, अभी हमने बताया जब विपरीत दिशाओं में गतिमान होती हैं तो आपेक्षिक वेग किसके बराबर होता है वेग के बराबर, वी ए प्लस वी बी। तो वी ए बी बराबर कितना हो जाएगा भाई 60 प्लस 40, अर्थात वी ए बी बराबर कितना होगा 100 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो दोनों कारों की जो चाल हो जाएगी आपेक्षिक वेग या आपेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब कह रहा है ये दोनों कारें कितने समय पर एक साथ मिलेंगी, तो कारों के मिलने का समय बराबर, कारों के मिलने का समय, तो कारों के मिलने का समय निकालेंगे तो समय बराबर भैया पुनः वही फार्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। समय बराबर कितना हो जाएगा दूरी बटे चाल, दोनों कारों का है तो आपेक्षिक वेग लिया गया है, दोनों शहरों के बीच की दूरी है कितनी है 480 किलोमीटर। ठीक, और यहाँ पर जो दिया गया है कितना दिया गया है, दोनों कारों की जो चाल आई है वो 100 किलोमीटर प्रति हावर्स आई है, ये हावर्स ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 480 बटे 100 हावर्स अर्थात कितना आएगा 4.8 हावर्स। ठीक, तो दोनों कारें एक दूसरे से 4.8 घंटे पश्चात मिलेंगी। और कहाँ मिलेंगी, तो देखिए कहाँ मिलेंगी, अब अगर हम कार ए से निकालें तो कार ए की चाल को हम 4.8 से गुणा कर देंगे, और अगर कार बी से निकालें तो कार बी से की चाल को हम क्या करेंगे 4.8 से गुणा कर देंगे। तो कार ए से दूरी ले, कार ए से दूरी, इसलिए कार ए की चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। भैया कार ए की चाल कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति हावर्स और गुणे समय कितना भी हम लोगों ने निकाला 4.8 हावर्स। ठीक, तो ये 60 किलोमीटर हावर्स प्रति को बटे लिखते हैं इंटू 4.8,
आवर्स से आवर्स कट जाएगा, 0 6 48 8 हाथ लगा कितना 4 6 चौक 24 4 28, एक अंक बाद दशमलव 288 किलोमीटर पर। तो कार ए से 288 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों कारें एक दूसरे को मिलेंगी और कितने समय पर, दोनों कारें एक दूसरे से 4.8 घंटे के पश्चात एक दूसरे से मिलेंगी। अब अगर यही दूरी कार बी से निकालनी होती तो हम कार बी की चाल को समय से गुणा कर देते, तो कार बी से हमें ये दूरी ज्ञात हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी जिनमें प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है। दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी जिनमें प्रत्येक की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, 100 मीटर है, दो समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में गतिमान है। दोनों रेलगाड़ियाँ जो हैं समांतर पटरियों पर एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में गतिमान है। तो आप समझ जाएंगे जब विपरीत दिशाओं में गतिमान हैं तो इनके आपेक्षिक वेग इनके योगफल के बराबर हो जाएंगे। ठीक, विपरीत दिशाओं में गतिमान हैं। जब इन रेलगाड़ियों के ड्राइवर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, कहा जा रहा है जब इन रेलगाड़ियों के ड्राइवर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उस समय इनके वेग जो हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब ये रेलगाड़ियों के ड्राइवर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो पहली रेलगाड़ी की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे रेलगाड़ी की चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है गणना कीजिए कि रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। तो कह रहा ज्ञात कीजिए दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी। ठीक है, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई दी गई है कितनी, 100 मीटर। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई अर्थात पहली रेलगाड़ी की लंबाई LA बराबर 100 मीटर और दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई LB बराबर 100 मीटर। पहली रेलगाड़ी की चाल जो दी गई है VA बराबर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। ठीक, दूसरी रेलगाड़ी की चाल जो है VB वो है आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी आप मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। अब दोनों विपरीत दिशाओं में गतिमान हैं इसलिए इनके आपेक्षिक वेग जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएगा, VA प्लस VB होगा। ठीक, अब रेलगाड़ियों को एक दूसरे से क्रॉस करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, रेलगाड़ियों की लंबाई अर्थात LA प्लस LB बटे इनका अपेक्षिक वेग भाग कर देना, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ियाँ दोनों को क्रॉस करने में उतना ही समय लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो रेलगाड़ियाँ A तथा B जो दो परस्पर समांतर रेल की पटरियों पर जो पूरब से पश्चिम की ओर बिछी हुई हैं। ठीक, तो हमने आपको बताया था जब ये चैप्टर पढ़ाया था कि जब हम बोर्ड पर या कागज़ पर दिशाओं का निरीक्षण करते हैं तो उत्तर दिशा को ऊपर की तरफ, दक्षिण दिशा को नीचे की तरफ, पूरब को दाहिनी ओर और पश्चिम को बाईं ओर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा हमारा पश्चिम। ठीक, तो ये हमारी पहली रेल की पटरी हो गई और ये हमारी दूसरी रेल की पटरी हो गई। दोनों परस्पर कैसे हैं, समांतर। कह रहा है दो रेलगाड़ियां हैं, एक हमारी VA है और एक रेलगाड़ी हमारी VB है। ये VA हो गई, ये VB। कह रहे जो रेलगाड़ी VA है वो पूरब से पश्चिम की ओर, रेलगाड़ी जो A है वो पश्चिम से पूरब की ओर जा रही, पश्चिम से पूरब की ओर कितनी चाल से, 48 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जा रही। ये जो रेलगाड़ी हमारी हो गई ये कैसे जा रही है, पश्चिम से पूरब की ओर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, अर्थात ये धनात्मक दिशा में जा रही है। ठीक, जो रेलगाड़ी हमारी VB है वो कह रहा है पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है, पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है। ये हमारी रेलगाड़ी हो गई, इसका जो फेस है वो पूरब से पश्चिम की ओर है और कितनी चाल से आ रही है भैया, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। ठीक, कह रहा है ज्ञात कीजिए, गणना कीजिए रेलगाड़ी B का रेलगाड़ी A के सापेक्ष आपेक्षिक वेग निकालना है हमारा। रेलगाड़ी B का A के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, एक तो ये इस चीज़ की गणना करनी है, दूसरी हमको गणना करनी है रेलगाड़ी B का पृथ्वी के सापेक्ष, किसके, पृथ्वी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग। ठीक, ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी।
भैया देखिए, अगर अभी तक ऐसे होता था कि दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं, ध्यान देना भाई, जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं तो आपेक्षिक वेग हम उनके अंतर के बराबर लेते थे। जब विपरीत दिशाओं में गतिमान होती थी तो हम आपेक्षिक वेग उनके योगफल के बराबर लेते थे, लेकिन वहाँ पर दिशाओं की बात नहीं होती थी। जब हमारी दिशाओं की बात होती है तो आप एक बात याद रखना भाई, जब कोई वस्तु, हम जब संख्या रेखा पढ़ते हैं, अर्थात कह सकते हैं जब हम कार्तीय तल निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, तो निर्देशांक ज्यामिति में जब हम चतुर्थांश पढ़ते हैं भाई, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, तो जो हमारी चिन्ह परिपाटी होता है उस चिन्ह परिपाटी में हम पढ़ते हैं कि जब हम वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में जाते हैं, अर्थात उत्तर की तरफ जाते हैं, तो हम संख्याओं को कैसे लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में जाते हैं, अर्थात किधर जाते हैं, पूरब की ओर जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, संख्याओं को धनात्मक लेते हैं। लेकिन जब हम एक्स अक्ष के बाईं ओर जाते हैं और वाई अक्ष के नीचे की ओर जाते हैं, अर्थात दक्षिण की ओर और पश्चिम की ओर जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम संख्याओं को कैसे लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ से देखना भाई, जो रेलगाड़ी ए है वो पश्चिम से पूरब की ओर गतिमान है, अर्थात एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गतिमान है, तो इसके वेग को हम 48 किलोमीटर प्रति आवर्स लेंगे। लेकिन जो रेलगाड़ी बी है वो गतिमान है पूरब से पश्चिम की ओर। किधर गतिमान है, पूरब से पश्चिम की ओर, अर्थात एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में गतिमान है, तो इसके वेग को हम कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, यहाँ से रेलगाड़ी जो ए है, रेलगाड़ी ए पश्चिम से पूरब की ओर गतिमान है, इसलिए पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब की ओर कैसे गतिमान है भाई, पूरब की ओर 48 किलोमीटर प्रति आवर्स, 48 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से गतिमान है, इसलिए चाल से गतिमान है, इसलिए हमारा हो जाएगा VA बराबर 48 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक, जो रेलगाड़ी बी है, रेलगाड़ी बी पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से नहीं भाई, पूरब से किधर गतिमान है, पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर कितने वेग से गतिमान है, और 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से गतिमान है। इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे, इसलिए VB बराबर भाई, पूरब से गतिमान है पश्चिम की ओर, अर्थात वह एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, इसलिए इसे हम लिखेंगे -30 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक, अब पहली कंडीशन में निकालना है रेलगाड़ी बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग। फर्स्ट कंडीशन, रेलगाड़ी बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, रेलगाड़ी बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग। तो भैया रेलगाड़ी बी का जब हम ए के सापेक्ष आपेक्षिक वेग लेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, VBA बराबर VB माइनस VA, आपको पढ़ाया है। तो VBA बराबर VB का मान -30 और VA का मान 48, तो ये हो जाएगा VBA बराबर -78 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना आ जाएगा, -78 किलोमीटर प्रति आवर्स। सेकेंड कंडीशन में रेलगाड़ी बी का पृथ्वी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, रेलगाड़ी बी का पृथ्वी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग, बी का पृथ्वी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग। तो भैया रेलगाड़ी बी का हम जब पृथ्वी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग निकालेंगे तो इसको भैया हम क्या कहेंगे, VBE बराबर VB माइनस VE। VB हो गया रेलगाड़ी का वेग 30 किलोमीटर प्रति आवर्स, माइनस देखिए भाई E है पृथ्वी, और पृथ्वी कैसी प्रतीत होगी, स्थिर विरामावस्था में। पृथ्वी कैसी प्रतीत होगी, स्थिर अवस्था में, विरामावस्था में प्रतीत होती है, अर्थात उसका वेग कितना होगा, 0। तो 30 किलोमीटर प्रति आवर्स से 0 घटेगा, कितना आएगा, 30 किलोमीटर प्रति आवर्स।
तो जो रेलगाड़ी बी होगी उसका पृथ्वी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति आवर्स, और रेलगाड़ी बी का ए के सापेक्ष आपेक्षिक हो जाएगा वेग हो जाएगा -78 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब देखिए इस चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले ये पुनः जब हम आपसे मुखातिब होंगे तो अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप।